जय जिनेन्द्र। जीवमजीवमलभम् जिणवरे वसे हेण जेणीडिठम् देवीन्देवन्नम् वन्दे तं सवेदा शिरसा। जय बोली विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हमने पूर्व की कक्षा में स्वाध्याय रूप में जाना हुआ था कि काल द्रव्य का स्वरूप क्या होता है, और आज हम अपने इस स्वाध्याय की कक्षा में जानेंगे कि काल द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं एवं प्रदेश होता क्या है। इसके बारे में भी हम विस्तार से आज की स्वाध्याय की कक्षा में चर्चा करेंगे। सभी लोग अपने ग्रंथ राज्य में गाथा क्रमांक 22 पृष्ठ क्रमांक 33 निकाल लें और हम सभी गाथा का उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम मैं बोलूंगा, उसके पीछे आप लोगों को उच्चारण करना है। लोया या सपदेशे इक्किक्के जे ठिया हूँ इक्किक्का रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणि। लोयाया सपदेशे इक्किक्के जेठिया हुए किक्का रैणाणमिरासीमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणि। एक और बार बोलेंगे। लोयाया सपदेशे इक्किक्के जेठिया हुए किक्का रैणाणमिरासीमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणि। आइए हम सभी गाथा का अर्थ लगाते हैं। देखिए सभी लोग, क्या लिखा हुआ है। लोया सपदेशे अर्थात लोयायास लोकाकाश प्रदेशे अर्थात प्रदेश पर, जो जिसकी चर्चा हमने पहले करके आए हुए थे, लोकाकाश और अलोकाकाश की। अब इसमें काल द्रव्य के प्रदेशों की चर्चा हो रही है, काल द्रव्य की चर्चा हो रही है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि आकाश द्रव्य ही पांचों द्रव्यों को रुकने के लिए स्थान देता है, जैसा कि हमने पूर्व की स्वाध्याय की कक्षा में जाना हुआ था। अब उसी स्वाध्याय के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताया कि लोकाकाश के जो प्रदेश हैं, जो एक एक प्रदेश लोकाकाश में है, उसमें क्या है, तो बोल दिया एक एक के लोकाकाश के प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर। ये नहीं है कि लोकाकाश के बहुत सारे प्रदेश पर, अलग से बोला है लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर। क्या है, तो बोल दिया एक एक के एक एक है। अब क्या एक एक है, तो बोल दिया जे ठिया हूँ एक एक का, अर्थात जे ठिया अर्थात जो स्थित है। क्या स्थित है, तो बोल दिया एक एक का अर्थात एक एक स्थित है। चर्चा किसकी चल रही है, काल द्रव्य की चल रही है। तो काल द्रव्य की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं कि वह काल द्रव्य कैसा है, कितने प्रदेशी वाला है। तो बोल दिया कि लोकाकाश के समान, जिस प्रकार लोकाकाश पूरे आकाश में, लोकाकाश में 6 द्रव्य विराजमान हैं, 6 द्रव्य स्थित हैं, उसमें वह लोकाकाश एक एक प्रदेशी है।
एक एक प्रदेशी में भी काल द्रव्य एक एक प्रदेशी होता है। फिर क्या बोला, रैणाणम राशि में, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार रैणाणम राशि में रत्नों की राशि के समान। रत्नों की राशि कैसी होती है, मान के चलिए हमारे पास एक संदूक है। अब हमने उस संदूक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से रत्न रख दिए। अब संदूक के अंदर जब हमने रत्न रखे और कुछ समय बाद हमने उस संदूक को खोल के देखा, तो हमें वह रत्न वैसे के वैसे ही प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार जो रत्नों का उदाहरण आचार्य महाराज ने काल द्रव्य के प्रदेश के माध्यम से दिया हुआ है, तो वह यह बताना चाहते हैं, वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार रत्नों की राशि, जिस प्रकार रत्न को अगर हम एक स्थान पर एक संदूक में कहीं रख दें, तो वह एक में होते हुए भी, चिपके हुए होते हुए भी अलग अलग रहते हैं। अगर हम उस संदूक से रत्न को बाहर निकालेंगे, एक एक रत्न को बाहर निकालेंगे, तो वह स्वयं एक एक अपने हाथ में आ जाएगा और वह वहां संदूक से रत्न समाप्त हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जो लोकाकाश है और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, मतलब एक एक प्रदेश पर भी वह लोकाकाश के काल द्रव्य की, जो काल द्रव्य है उसका जो अणु है वह कैसा है, एक एक प्रदेश पर स्थित है। मतलब रत्नों की राशि के समान भी वह कालाणु अर्थात काल द्रव्य का जो अणु है वह जानना चाहिए। और अंतिम में क्या बोला, ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि, वह जो कालाणु है वह कैसा है, तो निश्चय से असंख्यात द्रव्य वाला है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि जीव द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य कितने प्रदेश वाले होते हैं। तो जब काल द्रव्य की चर्चा करेंगे, तो काल द्रव्य की चर्चा में अभी पता चलेगा कि काल द्रव्य कितने प्रदेश वाले होते हैं और जीव द्रव्य कितने प्रदेश वाले होते हैं, अजीव द्रव्य कितने प्रदेश वाले होते हैं। तो काल द्रव्य कैसा है, एक प्रदेशी होने के कारण भी वह असंख्यात द्रव्य वाला है, होता है। ऐसा हमको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। आइए और स्पष्ट माध्यम से हम सभी भावार्थ के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। लोकाकाश में जितने प्रदेश होंगे उतने ही कालाणु वहां विद्यमान होंगे। पदार्थों में यह बलात् परिणमन नहीं करता, बल्कि उसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करता है। अब ऐसा नहीं है कि पदार्थों के रूप में वह परिणमन करेगा, नहीं, जब वह रहेगा तो पदार्थ स्वयं ही परिणमन करते हैं। और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हैं, अतः कालाणु भी असंख्यात हैं। अब देखिए कितनी अच्छी चर्चा बता दी, पूरे हमारे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर दिया कि जो लोकाकाश है वह कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है। और जो काल का अणु है वह भी कैसा है, असंख्यात है। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक एक अणु रत्नों की राशि के समान भरा हुआ है। रत्नों के ढेर का उदाहरण देने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह एकत्र होने पर भी उसमें प्रत्येक रत्न जुदा जुदा है। मैंने आपको संदूक का उदाहरण दिया, संदूक के उदाहरण में स्पष्ट हो गया कि रत्न की जो राशि है एक साथ होने पर भी, एकत्रित होने पर भी वह कैसी है, अलग अलग है, जुदा जुदा है, और उसको निकालने पर वह अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकाकाश में काल के अणु भी जुदा जुदे हैं। मतलब जो लोकाकाश में काल के अणु हैं वह असंख्यात द्रव्य वाले होते हैं, एक एक प्रदेश में रहते हैं, लेकिन वह इतने सूक्ष्म रहते हैं कि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। और लेकिन वह कैसे होते हैं, अलग अलग रत्नों की राशि के समान काल द्रव्य के अणु माने जाते हैं। आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है
उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी चर्चा आ गई। प्रदेश शब्द का उन्होंने परिभाषित कर दिया। एक प्रश्न हमारे मन में भी उत्पन्न हो रहा होगा कि प्रदेश आखिरकार कहते किसको हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा कि आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है। परमाणु मतलब पुद्गल का सबसे छोटा भाग। अविभागी पुद्गलानुवर्तकम एक शब्द आता है, आगे आएगा। पुद्गल का सबसे छोटा भाग जिसका अविभाज्य दूसरा भाग नहीं किया जाए। मान के चलिए पुद्गल है। अब पुद्गल का इसका इतना छोटा भाग करना है कि उस पुद्गल का दूसरा भाग नहीं किया जा सकता। तो वह परमाणु, अब वह परमाणु काल द्रव्य में लोकाकाश में जो हमारा काल द्रव्य है उसमें जितने स्थान पर वह पुद्गल का सबसे छोटा भाग, अंतिम भाग स्थित रहेगा उसको हमें एक प्रदेश जानना चाहिए। मान के चलिए ये हमारा लोकाकाश है और लोकाकाश होने में सबसे लोकाकाश के अंदर ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है और पुद्गल का इतना छोटा भाग करें कि जिसका दूसरा भाग हो ही ना सके। उस वह और जितने स्थान में वह लोकाकाश में रह रहा है उस स्थान को एक प्रदेश बोलेंगे। तो प्रदेश की परिभाषा भी हमने स्पष्ट रूप से जाना। आज की कक्षा में, आज के स्वाध्याय में हमने काल द्रव्य के प्रदेशों को जानने का पूर्ण प्रयास किया कि काल द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं और काल द्रव्य कैसे और कहाँ पाए जाते हैं। आशा करते हैं हम सभी ने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया और हम सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सभी द्रव्य और अस्थिकाय के भेदों के बारे में स्पष्ट रूप से आगे की स्वाध्याय की कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।